जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे थे, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उसी क्रम में वीडियो होने वाला है, ठीक है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हो, जो चैनल पे पीछे हमने अपलोड कर दी है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप पूरा का पूरा वीडियो या फिर पूरा का पूरा कोर्स अगर आप चाहते हैं कि एक्सेस करना प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये दिस इज़ अ प्रोसेस। सामने आपको स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन करना है। 9278032677 इसी नंबर पे आपको इसके थ्रू इस नंबर के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9278032677, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे 201 रुपये की, ठीक है, आपको क्या करते हैं, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी पेमेंट हिस्ट्री इसी नंबर पे भेजना है, 9278032677। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है वो देख लेते हैं। सामने आपको फैसिलिटी सामने मिल दिख रही है। पीडीएफ मिलने वाला है, आपको नोट्स मिलने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन मतलब कि आपको हमसे पढ़ने के बाद कहीं भी किसी भी तरह की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पीडीएफ नोट्स सफिशेंट रहने वाले। माइंड मैप मतलब कि हमने जो पढ़ाया उसको एक बार रिवीजन के रूप में माइंड मैप करा दिया जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर जितने भी लेक्चर्स होने वाले सारे रिकॉर्डेड होने वाले। कभी कभी हम लाइव भी आते हैं, तो आप कहीं भी बैठ कर उनका एक्सेस कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट करनी है आपको, जो 201 रुपये की में जो आपको पेमेंट करनी है सिर्फ एक बार करनी है। और पर्सनल गाइडेंस मतलब कि मेरी पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको कोर्स मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरी क्या है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है, पीजी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन हिस्ट्री। 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग लाइन का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, तो हमने जो पिछली क्लास थी हमने उसमें क्या कहते हैं आपका अ, पढ़ा था। 2 सेकंड रुकिए, अच्छा 2 सेकंड रुकिए। 2 सेकंड। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता में किस किस तरह के जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। जब आपने क्या कहते हैं वहाँ पे उनकी मोहर जो होती है, मोहरों से बहुत सारे चित्र पाए गए हैं। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ठीक है। यूनिकॉर्न, एक सींग वाले गैंडे का भी चित्र पाया गया अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। यूनिकॉर्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता अपनी अन्य सभ्यताओं की तुलना में बहुत विकसित सभ्यता थी। एक नगरीय सभ्यता थी। अगर हम बात करें मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं से तो उसकी तुलना करें तो, ठीक है। हड़प्पा में पाए जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी भी तक समर्थ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? देखो, आप चीज़ों को जब समझ सकते हो जब आपने उस चीज़ को उस उनके अक्षरों के बारे में ना, वर्ड्स के बारे में, या फिर उसको बोल सकते हो आप उनकी नॉलेज हो, तभी कर सकते हो ना। जैसे कि जेम्स प्रिंसेप आए 1848 में, उसने क्या करा, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि की खोज करी, पढ़ के दिखाया उसने। आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, जब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़े, महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे तब समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ था उस काल के अंदर? उस काल में हुआ ये था कि 1848 में कि जेम्स विल्सन महोदय आए। उन्होंने क्या करता है, ब्राह्मी लिपि की खोज कर दी। तो पूरा पूरा जो मौर्य मौर्य काल था, अशोक के बारे में हम पढ़ पाए। लेकिन जो आप आजकल के विद्वान थे ना, उस इस लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो क्या कहते हैं जो लिपि है ना, ये जो लिपि मतलब कि किसी चीज़ को लिखने का तरीका है ना, लेख, तो वो क्या है, चित्राक्षर है। चित्रों के माध्यम से आप नहीं समझ सकते हो कि क्या लिखना है, क्या भाव छुपा हुआ है उसके पीछे, ठीक है। तो ये बहुत ही कठिन काम होता है अगर आप समझ पा रहे हो तो। हड़प्पा की लिपि की विशेषता क्या है, वो दाई से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। और इनमें चिन्हों की संख्या कितनी है, लगभग 375 से 400 के बीच। मतलब कि दाएं से बाएं, सॉरी दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर इस तरीके से चलती है। समझ में आ गया? ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग किया गया आभूषणों और मन के तोलने के लिए होता था। चर्ट एक तरीके का पत्थर होता है, तो बाट इन नामक पत्थर से बनाया गया था। बाट क्या होता है, अरे किसी भी चीज़ को तोलने के लिए हम क्या करते हैं, बाट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है। बाटों के निचले मानदंड द्विधारी थे, ठीक है। चिन्होदड़ो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। शिल्प कार्यों में मन के बनाना
संख की कटाई, धातुक्रम, मोहर निर्माण, चट बाट बनाना सम्मिलित था। देखो चुनहोदड़ो क्या है, एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जहाँ पर हमें क्या पड़ता है, शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन समझते हो, वहाँ पे आभूषण बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे, है ना। धातुक्रम मतलब कि वहाँ पे बहुत तरीके धातु का प्रयोग करके बहुत सारे औजार बनाया करते थे, मुहरें बनाई जाती थी। तो चुनहोदड़ो में इसके साक्ष्य मिले। तो आपको जब एंड में जब मैपिंग कराऊंगा तो इसमें सब सारे के सारे प्लेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप समझते हैं मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ तथा उनके प्राप्त करने के स्थल। देखो बहुत सारे मन के समझते हो, मन के मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े जिससे मालाएं बनाई जाती है, ठीक है, देखा होगा आपने, ठीक है, जो क्या करते हैं आगे जाके आभूषण के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मन के बनाने के लिए कुछ पत्थर या धातु या अन्य पदार्थ भी यूज़ किए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा। और कौन कौन से स्थल इन क्या कहते हैं मन के निर्माण कार्य से संबंधित है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट एज नोबडी इज एबल टू रीड इट येट। मतलब अभी तक कोई स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाया है, ठीक है, लिपि को नहीं समझ पाया। हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब वही राइट से लेफ्ट लिखा जाता था, फिर लेफ्ट टू राइट। और इसमें वर्ड्स की संख्या कितनी है, साइंस समवेयर बिटवीन 375 टू 400, ठीक है। जिसको हम एक तरह की गोमोद्रिक शैली बोलते हैं, जिसको आप दाएं से बाएं लिखो, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। समझ में आ गया, उसको बोलते हैं गोदमोद्रिक शैली, बैस्तरो बेदान इंग्लिश में बोलते हैं उसको, ठीक है। एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय अ प्रीसियस सिस्टम ऑफ वेट यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट। चर्ट का प्रयोग क्या करते हैं, आपका वेट जो कहते हैं, जो वेट वेट नापने के लिए पत्थर जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता था। स्मॉलर वेट वर प्रोबेबली यूज फॉर वेटिंग ज्वेलरी एंड बीड्स। मतलब कि जो छोटे छोटे पत्थर होते थे, जो छोटे छोटे बाट हुआ करते थे, उनका प्रयोग हम ज्वेलरी को मापने के लिए और क्या कहते हैं जो मनके होते हैं उनको मापने के लिए प्रयोग करते थे। मनके बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, देखा होगा आपने, जिनको माला माला अगर आपने बनाया हो तो छोटे ऐसे करके छोटे टुकड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं एक धागे से पिरो दिया जाता है, उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, मनके बोलते हैं। द लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट वर बाइनरी, ठीक है। आगे चलते हैं। चुनहोदड़ो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब कि चुनहोदड़ो एक सा प्लेसेस है, साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है आपकी सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, जहाँ पर किसके किसके साक्ष्य मिले, आर्ट क्राफ्ट के। वहाँ पे हाथ से बनी चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि इंक्लूडेड हेड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। मतलब कि यहाँ पर चीज़ों को मापने के लिए बाट बनाए जाते थे, सील बनाई जाती थी, ठीक है। और मेटल वर्क कराया जाता था, मेटल से संबंधित काम थे, औजार थे, धातु वो बनाए जाते थे, है ना। और बीड वर्क की मतलब कि मोहरे का निर्माण भी। मोहरे मतलब क्या होती है, देखो मोहरे क्या होती है, मोहरे मतलब कि देखा होगा आपने, देखा होगा जब आप क्या कहते हैं कहीं भी जाते हो, सब वहाँ पे मोहर लगती होगी, सरकारी कामों में बहुत मोहर लगती होगी। एक टुकड़ा होता है जिस पे कुछ लिखा होता है उल्टे में, और उसको क्या करते हैं, उस पर स्याही लेते हैं और स्याही से क्या करते हैं, उसको हम उस कागज़ पे छाप देते हैं कोने पे, देखा होगा, है ना। उसको बोलते हैं हम मोहरे। समझ आ गया आपको। रॉ मटेरियल यूज फॉर अ मेकिंग बीड्स। रॉ मटेरियल ऑफ बीड्स को मतलब कि आपका मन के बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई थी, तीन चीज़ें यूज़ की गई थी आपके, बोन्स भी, स्टोन्स मतलब कि पत्थर, मेटल्स धातु भी यूज़ की गई थी, और अदर मेटल मटेरियल भी यूज़ किया गया था। उसको समझते हैं कौन कौन से थे, ठीक है। पत्थर मन के बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता था, जैसे जैसे कि चुनहोदड़ों में भी बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं, ठीक है ना। और लोथल में भी साक्ष्य मिले हैं थोड़े बहुत, ठीक है। मनके मिले हैं, बनाने के साक्ष्य नहीं, बहुत सारे मनके भी मिलते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो में मनके मिले हैं, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए कौन कौन से पत्थर या धातु या अन्य पदार्थों का यूज़ किया जाता था, और उनसे संबंधित स्थल कौन कौन से, उनको देख लेते हैं, ठीक है। पहला है आपका सेलखड़ी पत्थर होता है, ठीक है, सेलखड़ी देखा होगा आपने, तो जल्दी टूट जाता है, ठीक है। लाजवर्द मणि, लाजवर्द हो गया, जैस्पर हो गया, एक क्वार्ट्ज हो गया, कार्नेलिन हो गया। कार्नेल जो था आपका गुजरात में मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से जो सेलखड़ी पत्थर दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात में मिलता है, ठीक है। ये आपका देखो गुजरात हो गया, इस तरीके से आप देख रहे हो, गुजरात एरिया हो गया, और ऊपर क्या हो, राजस्थान में। तो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में ये क्या पाया जाता था आपका, आपका सेलखड़ी पाया जाता था, ठीक है। लाजवर जो मणि थी
सोरतुकोई अफगानिस्तान में एक जगह है, वहाँ से लेके आया जाती थी। ठीक है। जैस्पर स्थानीय रूप से मिल जाता था भारत में, इसका आराम से चीज़ें मिल जाया करती थी जैस्पर। धातु देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? कांस्य। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांस्य का प्रयोग किया गया था। ठीक है। और ये क्या कहते हैं, कांसा कहाँ पे बनाया जाता है? स्थानीय स्तर पर, मतलब भारत के अंदर ही या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही बनाया जाता था। ठीक है। और तांबा कहाँ से मिलता था? कांसा बनाने के लिए आपको तांबा भी चाहिए होता है। तो खेतड़ी राजस्थान में एक जगह है, खेतड़ी नामक स्थान है, वहाँ पे मिलता था। और तांबे को हम ओमान से भी मंगवाया करते थे। जब इसके व्यापारिक संबंध समझेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य देशों से भी व्यापारिक संबंध थे, उसको देखेंगे। सोना, सोना मतलब कि कहाँ से मिलता है? दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में आपको पता होगा कोलार गोल्ड फील्ड, जिसको केजीएफ बोला जाता है। ठीक है। आपका कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के क्षेत्र में ना, वहाँ पे सोने की खानें हैं बहुत सारी, तो वहाँ से मंगवाया जाता था। ठीक है। अन्य पदार्थ देख लीजिए, शंख, शंख बनाया जाता था। तो नागेश्वर और बालाकोट दो जगह है जहाँ पे शंख बनाने के साक्ष्य मिले हैं। फयांस और पक्की मिट्टी। फयांस क्या होता है? एक तरीके से क्या कहते हैं, एक इसमें एक जार होता है, फयांस मतलब जार था इस तरीके से, देखा जार था इस तरीके से, जार, जार मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जार मतलब इसमें आप तरल पदार्थों को रखते हैं। ठीक है। जो इसका यूज़ जो करते थे ना, जो क्या कहते हैं पैसे वाले लोग होते थे, इसमें कुछ रखने के लिए, तरल पदार्थ रखने के लिए यूज़ करा करते थे। ठीक है। तो पक्की मिट्टी जिसको बोलते हैं टेराकोटा। टेराकोटा मतलब कि पक्की मिट्टी के बहुत सारे खिलौने मिले हुए, आपने देखा होगा, बैल बैल के साथ से मिले आपके। ठीक है। ठीक है। तो इन बैल को बनाने के लिए मिट्टी से आकृति बना दी। ठीक है। जैसे कोई उससे कुछ जैसे आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, आटे की ले लेते हैं, उससे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। उसी तरीके से वहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, पक्की ईंटों से बहुत सारे खिलौने बनाया करते थे और उनको पका दिया करते थे। ठीक है। उसको बोलते हैं हम टेराकोटा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो रॉ मटेरियल यूज़ फॉर मेकिंग बीड्स। ठीक है। मन के बनाने के लिए कौन कौन सी यूज़ की गई थी? स्टेटाइट हो गया आपका। ठीक है। क्वार्ट्ज हो गया आपका। ठीक है। लेपिस हो गया आपका, जैस्पर हो गया, कार्नेलियन हो गया आपका। कार्नेलियन जो अब था आपको गुजरात से मिला करता था। ठीक है। समझ में आ गया आपको? और आपका जो लेपिस लेजुली थी, जो जिसको लाजवर्द बोलते थे, सोरतु को एक जगह थी आपकी अफगानिस्तान, वहाँ वहाँ से मिलता था आपका। ठीक है। सेल खड़ी जिसको स्टिल लाइट बोलते हैं, पत्थर का प्रकार होता है, जो जल्दी टूट जाता है। ठीक है। देखा होगा जो अगर आपने देखा हो तो, जैसे एग्जांपल दूँ आपको, राष्ट्रपति भवन में इसका बहुत यूज़ किया गया है। साउथ राजस्थान में मिलता था आपको, और नॉर्दर्न गुजरात में ये चीज़ें मिलती थी। ठीक है। मेटल्स, ब्राउन्स, देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता को हम ब्राउन एज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े तरीके से ब्राउन्स का प्रयोग किया गया था, कांसे का प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो ये जो ब्राउन्स थी लोकल 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 स्तर पर सिंधु घाटी सभ्यता में इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही बनाई जाती थी। ठीक है। कॉपर, कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता हो, ब्राउन्स बनाने के लिए, कांसा बनाने के लिए। तो कांसे कहाँ से लेके आई थी? खेतड़ी एक जगह है राजस्थान में, वहाँ से लेके आई जाती थी, और ओमान से। ठीक है। ओमान से क्यों? देखो इसका मतलब समझ पा रहे हो? उसका मतलब ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, अन्य देशों के साथ भी इनके संबंध थे। गोल्ड, कर्नाटक, साउथ इंडिया, वहाँ से मिलते लेके आते थे। ठीक है। अदर मटेरियल, शैल बनाने के लिए। ठीक है। शैल बनाने के लिए नागेश्वर और बालाकोट दो जगह थी, वहाँ से लेके आते थे। फ्यांस, एक क्या कहते हैं पॉट होता है, देखा होगा, उसमें लिक्विड चीज़ रखते थे। ठीक है। और बर्न क्ले जिसको बोलते हैं टेराकोटा। ठीक है। तो ये लोकल लेवल पर बनाई जाती थी। ठीक है। अब मोहरें जो बनती थी, है ना, आपने देखा होगा इतनी जगह इनको बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो मोहरें क्यों बनती थी? मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। जैसे कि मान के चलिए उस टाइम पे क्या कहते हैं, कोई जो मान के चलिए भारत है, और ये क्या था, मेसोपोटामी सभ्यता। आपको पिछली क्लास में समझाया मेसोपोटामी सभ्यता कहाँ पर है। ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने कुछ सामान बेचा बोरे में भरकर। ठीक है। बोरे में भर के सामान बेचा। ठीक है। अब ये क्या करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इस बोरे पर क्या करते थे, एक वो लिया करते थे, क्या कहते हैं, मोहर लिया करते थे। और मोहर क्या कहते हैं मिट्टी की हुआ करती थी। उस पर उस बोरे पर मिट्टी लगा दी, मिट्टी लगा दी, मिट्टी लगा दी, और मिट्टी पर क्या मार दी उन्होंने? मोहर लगा दी। और मिट्टी जब सूख जाया करती थी, तो इसका मतलब ये है कि अगर उस मोहर से
या फिर उस निशान से कुछ छेड़छाड़ की गई है तो उसमें मतलब लोग समझ जाते थे इसमें से चीज़ें निकाली गई है, डाली गई है। ठीक है? तो लंबी दूरी की और क्या कहते हैं जब मोहर देखते थे तो समझ जाते थे ये सामान कहाँ से आया है। ठीक है? लंबी दूरी का व्यापार मतलब कि बहुत लंबा लंबा, जैसे ओमान देख लीजिए आप, मेसोपोटामिया हो गया आपका, मिस्र हो गया, ये बहुत बहुत दूर दूर देश हैं। तो ये लंबी दूरी का व्यापार के लिए इन मोहरों का मुद्रांकनों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है? सील्स एंड सीलिंग वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। ठीक है? जो आपके सील्स होगी और सीलिंग्स होगी इनका प्रयोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कि व्यापार करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। हड़प्पा स्थलों से मिलने वाले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। गर्त मतलब होता है गड्ढे, गड्ढे खोद के उनको दफनाया जाता था। उनके साथ मृतभांड आदि के अवशेष मिले हैं, मतलब कि उनके साथ क्या कहते हैं मृतभांड भी, क्या कहते हैं मृतभांड जो होते थे उनको भी रख दिया जाता था। इसका मतलब समझ पा रहे हो? ये लोग मानते थे कि क्या कहते हैं मृत्यु के बाद भी जीवन है। ठीक है? ठीक है? तो उसका मतलब ये है कि ये लोग मानते थे कि क्या कहते हैं जिन मृत्यु के बाद भी इंसान को पुनर्जन्म में विश्वास लोग करा करते थे। ठीक है? आगे जाके ये चीज़ें यूज़ करेंगे, तो इनके लिए मद्यपान रखते थे। तो समझ पा रहे हो लोगों की सोच किस तरीके की हो गई थी? जो आज अब हम पुनर्जन्म की जो क्या कहते हैं अवधारणा समझते हैं कि लोग मरते हैं तो दूसरा जन्म मिल जाता है उनको, तो वो क्या होता है? वो इसलिए होता है। समझ आ गया? सावधानों के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक और विभिन्नता का पता चलता है। देखो समाधान समझते हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। ठीक है? इनसे हम किसी भी एरिया में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का पता लगा सकते हैं, मतलब कि उसके बीच उस एरिया में कितनी असमानता है। जैसे कि अमीर लोगों के साथ देखना वहाँ पे आपको क्या कहते हैं सोने की चीज़ें मिलेगी, चांदी की चीज़ें मिलेगी, जो मनके होते थे बहुत प्रीशियस धातु से बनाए जाते होंगे। ठीक है? वहीं अगर आप देख लो जो बर्तन होते होंगे अमीर लोग के, जो उस गड्ढे में डाल के दफनाए जाते थे वो थोड़े क्या कहते हैं कॉस्टली होते थे। ठीक है? अगर वहीं अगर हम देखा जाए जो सावधान होते थे गरीब लोगों के, उनके साथ क्या कहते हैं हड्डी से बने औजार, मिट्टी के बने मटके, इन सब चीज़ों का यूज़ किया करता था। ठीक है? पत्थर से बने हुए जो सस्ते पत्थर से होते थे उनसे बने मनके हो गए, इनको रख दिया जाता था। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जो सावधान जो मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, जो गर्त मिले जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, वहाँ से उनकी सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का भी पता लगा सकते हो कि वहाँ पे अमीर गरीब भी लोग थे, जिससे हम सावधानों से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है आपको पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सावधानों के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस पर आप लिख सकते हो कि जो सावधान थे आमतौर पर मृतकों को सिंधु घाटी सभ्यता में गड्ढों में डाल के दफनाया जाता था। उनके साथ मृतभांड, औजार इत्यादि मनके वनके भी दफनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से हम सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का पता कर सकते हैं सावधानों के अध्ययन द्वारा। कैसे? कि अगर हम सावधानों के दो प्रकार थे, एक आपका अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। अमीर लोगों के साथ क्या कहते हैं जो जो बर्तन थे मृतभांड थे, मृतभांड मतलब कि मिट्टी के बने बर्तन। ठीक है? तो वो थोड़े कॉस्टली हुआ करते थे, लेकिन वही अगर गरीब लोगों के साथ देखा जाए उनके मर्दबान बहुत ही कम, वो क्या कहते हैं चीपर होते थे। ठीक है? अब इतनी बड़ी सभ्यता पतन कैसे हो गई? ठीक है? पतन हो गई, ऑब्वियसली बात है। पतन समझते हो ये उजड़ कैसे गई? तो बहुत से विद्वान आए, उन्होंने अपने अपने मत दिए। कुछ बोलते जलवायु परिवर्तन हुआ, लोग अपने आप को ढाल नहीं पाए, गर्मी बढ़ गई इसके कारण मर गए। वनों की कटाई करते रहे लोग, तो वहाँ पर क्या है बाढ़ आती रही तो लोग मर गए। बाढ़ आ गई, भूकंप आया तो लोग मर गए। नदियों का मार्ग बदलना, नदियाँ जो थी अपना मार्ग बदल गई, जिसके कारण क्या वहाँ पे पानी की कमी हुई, लोग वहाँ से लोग जाना शुरू कर दिया और वो एरिया बेजान हो गया। नदियों का सूख जाना हो गया। और भारी आक्रमण, भारी आक्रमण हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्यों का आक्रमण। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जब हम पढ़ते हैं आर्यन, इन्वेजन ऑफ आर्यन मतलब कि हम पढ़ते हैं आर्यों का आक्रमण। ठीक है? वैदिक सभ्यता की शुरुआत। ठीक है? वेदों की शुरुआत। तो जो वैदिक लोग आए, कहा जाता है कि वैदिक लोगों ने जो वहाँ के लोगों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को वहाँ से हरा के भगा दिया। तो ये चीज़ें बोली जाती हैं। ठीक है? बहुत सारे लोगों ने मत है। कोई भी सिद्धांत होता है देखो वो पूर्णतः सत्य तो नहीं हो सकता है या फिर पूर्णतः गलत हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे सच्चाई या गलत फहमी होती है। ठीक है? तो ये लोगों ने जो विद्वान थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन से जुड़े लोग थे, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की या वहाँ के लोग चीज़ों को जाना, वहाँ पे सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, तो उन्होंने अपने अपने मत दिए। ठीक है? कि कुछ लोगों ने बोला जलवायु परिवर्तन के कारण, कुछ ने बोला वनों की कटाई के कारण, कुछ लोगों ने बोला बाढ़, भूकंप, कुछ लोगों ने नदियों का मार्ग बदलना, कुछ लोगों ने बोला नदियों का सूख जाना, तो कुछ लोगों ने बोला कि भारी आक्रमण। भारी आक्रमण जिसको बोलते हैं वैदिक काल की शुरुआत माना जाता है।
ठीक है। At a burial to a Harappan site, the dead generally were laid to the in the pits. Pits मतलब गड्ढे। जो इंसान मर जाते थे तो सिंधु घाटी सभ्यता में उनको गड्ढों में दफना दिया जाता। सम ग्रेव्स कंटेन्स पोट्री एंड ऑर्नामेंट। कहीं में आपको मर्दबान मिलेंगे और ऑर्नामेंट मतलब कि वहाँ पे आपको वहाँ पे क्या कहते हैं आपके आभूषण मिलेंगे। परहैप्स इंडिकेटिंग द बिलीव दैट द सेंस कुड बी इन दी आफ्टर लाइफ। मतलब कि ये लोग चीज़ों को क्यों दफनाते थे लोगों को, तो उनको लगता था कि मरने के बाद भी कोई लाइफ है जिसके कारण इन सामानों की उनको जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनको साथ चीज़ें दफना दिया करते थे। ठीक है। बोरियल सिस्टम वर यूज टू फाइंड आउट द सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस अमंगस्ट हरप्पन people. You can study the burial system of the Harappan civilization. You can easily find that the difference between the economic or economical or social class of the Indus Valley civilization. मतलब कि आप इन चीज़ों को पढ़ के कि वहाँ पे क्या कहते हैं लोग क्या कहते हैं, जैसे कि वही जैसे कि सावधान अमीर लोगों के सावधानों में अच्छे तरीके के औजार हुआ करते थे, या फिर आपके मर्द भांड हुआ करते थे, पोट्री हुआ करती थी, ऑर्नामेंट्स जो उनके आभूषण थे बहुत महंगे हुआ जाते थे, सोने चांदी इन सब चीज़ को यूज़ किया जाता था। ठीक है। उनके साथ शीशे भी मिले, चांदी का आपका कॉपर का बहुत से समाधानों में आपका पिट्स में गड्ढों के अंदर। ठीक है। तो वहाँ से आप पता कर सकते हो अमीर लोगों के जो सामान मिले वो थोड़े महंगे होते थे, और वहाँ के जो गरीब लोगों के जो सामान मिले समाधानों से या फिर पिट से, वहाँ पे वो कैसे होते थे, थोड़े कहते हैं सस्ते होते थे। तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में दो तरीके के लोग थे, वन इज रिच इज अदर इज पुअर। ठीक है। प्रोबेबल रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्या क्या डिक्लाइन के बहुत सारे क्या कहते हैं जो आपके मत है, आपके क्या कहते हैं आपके कोट्स दिए हैं बहुत सारे विद्वानों ने। ठीक है। बहुत सारे क्या कहते हैं थिंकर्स ने। ठीक है। उन्होंने कुछ ने बोला कोई क्लाइमेट चेंज हुआ तो हड़प्पन क्लाइमेट चेंज समझ पा रहे, गर्मी बढ़ी वहाँ पे तो लोग अपने आप को ढाल नहीं पाए, तो लोग वहाँ से चले गए। ठीक है। या फिर लोग मरने लग गए या फिर वहाँ से चले गए, तो वहाँ पे वो शहर पूरा का पूरा उजड़ गया। डिफॉरेस्टेशन, लोगों ने वनों की कटाई करी, जिसके कारण क्या हुआ वहाँ पर गर्मी बढ़ी। ठीक है। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, गर्मी बढ़ने के कारण लोग मर गए। एक्सेसिव फ्लड, वहाँ पे आए दिन बाढ़ आया करती थी, आपको पता ही है। और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है उसके आसपास बसी हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड नियर बाय द इंडस रिवर सिस्टम। दीज आर द सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, द and Saraswati river, you can say that. Okay. And another reason were given by the thinkers and authors was the earthquake. They said that the earthquake was the main reason of the decline of the हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का उसका पतन होने का कारण क्या था आपका, क्या कहते हैं अर्थक्वेक। ड्राइंग ऑफ रिवर मतलब कि नदियाँ सूख जाना। ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स मतलब कि लोग उस जो नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया। और एक था एक्सटर्नल असॉल्ट, या उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वेजन। जब क्या कहते हैं वैदिक लोग भारत में आए। ठीक है। जब हम वैदिक कल्चर पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ के लोगों को मार के भगा दिया, है ना। तो ये थ्योरी थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के डिक्लाइन के कारण। तो आपसे पूछ लेगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो पतन के जो क्या कहते हैं मत है उनको स्पष्ट कीजिए, तो आप बता दोगे। ठीक है। फिर इंग्लिश में बोलेगा आपसे। ठीक है। वो पेपर के अंदर डिफाइन द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। आपको इनके बारे में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ठीक है। देखो कुछ शब्द होते हैं ना, आपको ना जलवायु परिवर्तन समझ पा रहे, जलवायु चेंज हो रही है, या तो जलवायु गर्म होगी। ठीक है। मतलब कि यहाँ का तापमान बढ़ेगा या फिर तापमान घटेगा। तापमान बढ़ना आदमी को ज़्यादा देर तक क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, इंसान 40 डिग्री 45 डिग्री तक सहन कर, 50 डिग्री 52 डिग्री तक सहन कर, उससे ऊपर तो नहीं सहन कर सकता ना। तो वहाँ को लोगों को जाना पड़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो obvious सी बात है। पेड़ पौधे आदमी के जीवन का जीने का आधार है, अगर वही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सब चीज़ें खत्म हो। तो आप इनको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किताबी भाषा लिखो, लेकिन आप अपने शब्दों में भी अपने विचार प्रयोग कर सकते हो, जिसके कारण क्या हो, आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।